मेरी बहन के मार्क्स बहुत अजीब थे। मेरे 500 नंबर आते तो उसके 510 आ जाते। जब मैं 600 नंबर लाता तो उसके 610 हो जाते। उसके मार्क्स हमेशा मुझसे ठीक 10 नंबर ज्यादा ही रहते थे, पर जैसे ही मैं एग्जाम नहीं देता तो उसके मार्क्स एकदम से नीचे गिर जाते थे। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। मेरी बहन के मार्क्स सीधे मेरे मार्क्स से जुड़े हुए थे। यही बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। तभी मेरे दिमाग में एक एकदम क्रेजी आइडिया आया। अगर कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में मेरे 740 से ज्यादा नंबर आ जाएं तो क्या होगा? क्या मेरी बहन वहीं के वहीं शौक से मर जाएगी? कॉलेज एग्जाम से पहले वाली रातों में मैं किसी मशीन की तरह बिना थके पढ़ाई करता था और मेरी बहन रोज मजे से घूमती और पार्टी करती थी। उसे लगता था कि मैं तो बैकअप के लिए हूं ही, इसलिए वो इतनी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई कि उसने पढ़ना ही छोड़ दिया और बेकार दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने लगी। जब भी वो पकड़ी जाती तो एकदम इरिटेट हो जाती थी। कहती थी, तुम लोग बहुत बोरिंग हो, टेंशन मत लो, कॉलेज एग्जाम की टॉपर मैं ही बनूंगी। और मुझे भी उसके इस ओवर कॉन्फिडेंस से कोई दिक्कत नहीं थी। हर मॉक टेस्ट में मैं जानबूझकर उसे पूरे स्कूल में फर्स्ट आने देता था। मैं चाहता था कि वो अपने इसी भ्रम में उड़ती रहे, जबकि मैं चुपचाप अपने 741 नंबर वाले टारगेट के करीब पहुंच रहा था। 12वीं क्लास के आखिरी कुछ महीने मेरे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल और टॉर्चर जैसे थे। रोज सुबह अंधेरे में उठना और रात के 12 बजे तक पढ़ना मेरा रूटीन बन गया था। खाना खाने और वॉशरूम जाने के अलावा मैं सिर्फ और सिर्फ पेपर सॉल्व करता रहता था। मैंने खुद को अपने कमरे में लॉक कर लिया था। उस छोटे से कमरे में जहां कभी धूप नहीं आती थी, मैं एक न रुकने वाली मशीन बन गया था। बगल वाले कमरे से अक्सर मेरी बहन के फोन पर बात करने या मूवी देखकर जोर जोर से हंसने की आवाजें आती रहती थीं। कभी कभी तो वो जानबूझकर वॉल्यूम फुल कर देती थी, जैसे मुझे चिढ़ा रही हो कि वो बिना पढ़े भी मजे कर सकती है। पर मैंने इन सब पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैंने बाहर के शोर को इग्नोर करना सीख लिया था और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही नंबर गूंजता था, 741। ये नंबर मेरे दिल में एक कील की तरह चुभ गया था। जब भी मेरा गिव अप करने का मन करता तो मैं इसी बात को याद करके खुद को पुश करता। ये दर्द और जिद ही मुझे फोकस रखती थी। मार्च आते आते शियाओ ने मेरे कमरे के चक्कर काटने शुरू कर दिए। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि वो बस अपना कोई सामान ढूंढने आती है, पर फिर मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अब वो मुझे एकदम शक भरी और जासूसी वाली नजरों से देखने लगी थी। एक बार मैं एक बहुत हार्ड मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, तब वो मेरे पीछे खड़े होकर मेरे रफ पेपर को घूरती रही। उसने पूछा, भाई आजकल तुम इतना ज्यादा पढ़ाई क्यों कर रहे हो? मैंने बिना ऊपर देखे और बिना अपना पेन रोके उसे जवाब दिया, नॉर्मल सी बात है, कॉलेज के एग्जाम आ रहे हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। शियाओ और पास आ गई ये देखने के लिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ और बोली, पर पहले तो तुम ऐसे पागलों की तरह नहीं पढ़ते थे। ये सुनकर मेरी धड़कन तेज हो गई, पर मैंने खुद को एकदम नॉर्मल रखा। मैंने जानबूझकर एक गहरी सांस ली और थका हुआ नाटक करते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब करने का शौक है? मम्मी पापा ने साफ कह दिया है कि अगर मेरा एडमिशन किसी टॉप कॉलेज में नहीं हुआ तो वो मेरा पॉकेट मनी बंद कर देंगे। ये सुनकर शियाओ के चेहरे पर सुकून आ गया और वो मेरा मजाक उड़ाते हुए बोली, तुम और टॉप कॉलेज में जाओगे। वो वहां से जाने लगी, पर जाते जाते मुझे ताना मारना नहीं भूली। कहने लगी, ज्यादा टेंशन मत लो, आखिर में टॉपर तो मैं ही बनूंगी। मैं उसे जाते हुए देखता रहा, पर मैंने कुछ नहीं कहा। दरवाजा बंद होते ही मैंने अपना पेन वापस उठाया और स्माइल करते हुए सोचा, बहुत बढ़िया, ऐसे ही मुझे अंडर एस्टिमेट करती रहो। तुम मुझे जितना कमजोर समझोगी मैं उतना ही सेफ रहूंगा। पर शियाओ का शक अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। अगले कुछ दिनों तक वो चुपके से मेरी पढ़ाई की अपडेट लेने की कोशिश करती रही। कभी सामने से पूछती तो कभी जासूसी करती। मुझसे पूछती कि मुझे सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा लगता है, मेरे मॉक टेस्ट के मार्क्स पूछती और कभी कभी मुझे डिमोटिवेट करने वाली बातें बोलती। वो चाहती थी कि मेरा फोकस और कॉन्फिडेंस टूट जाए, पर मैं भी उसके हर प्लान को फेल कर देता था। हर मॉक टेस्ट में मैं जानबूझकर अपने मार्क्स कंट्रोल करता था। मैं खुद को हाईलाइट नहीं होने देता था। मैं हमेशा टॉप 5 में रहता था ताकि किसी का ध्यान भी ना जाए और उसे शक भी ना हो। अपनी असली पावर को मैंने सबसे छुपा कर रखा था। मैं अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताता था। सबसे हार्ड क्वेश्चन और सबसे टफ ट्रिक्स की प्रैक्टिस मैं करता था। रात को अकेले प्रैक्टिस करने के बाद मैं अपने रफ पेपर फाड़कर फ्लश कर देता था ताकि कोई सबूत न बचे। एक रात मैं टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहा था, तभी मुझे लिविंग रूम से मम्मी और शियाओ के बात करने की आवाज आई। मैंने चुपके से दरवाजा खोला और उनकी बातें सुनने लगा। मम्मी बोल रही थी, आजकल तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। मैं देखती हूँ कि वो पूरा दिन कमरे में बंद रहता है और खाना खाने भी बाहर नहीं आता। शियाओ ने हंसते हुए बोला, मम्मी आप फालतू में टेंशन क्यों ले रही हो? वो चाहे जितनी भी मेहनत कर लें और उसके कितने भी नंबर आए, मेरे नंबर हमेशा उससे 10 ज्यादा ही रहेंगे। वो जितनी मेहनत करेगा मेरे मार्क्स उतने ही अच्छे आएंगे ना। मम्मी ने कहा, हाँ ये भी सही है, मेरी बेटी सबसे स्मार्ट है, उसे मेहनत करने दो, आखिर वो तुम्हारे लिए ही तो काम कर रहा है। ये सब सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने अपने हाथ जोर से भींच लिए, पर खुद को शांत रखा और दरवाजा बंद करके वापस पढ़ने बैठ गया। अप्रैल की एक रात मैं रोज की तरह पढ़ाई कर रहा था। तभी मुझे दरवाजे के पास हल्के कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चुपके से आ रहा हो, और फिर दरवाजे का हैंडल घूमा। हैंडल बहुत धीरे घूम रहा था और मैं समझ गया कि शियाओ मुझ पर नजर रख रही है। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पढ़ने की एक्टिंग करता रहा, पर असली में मैंने अपना हार्ड पेपर हटाकर एक एकदम बेसिक सा पेपर सामने रख लिया था। मेरे असली और मुश्किल नोट्स मैंने पहले ही छिपा दिए थे। मैंने अपनी टेबल की दराज में वो सब बहुत सेफ तरीके से लॉक कर दिया था। दरवाजा हल्का सा खुला और मुझे शियाओ का आधा चेहरा दिखाई दिया। वो मेरी टेबल पर रखे पेपर्स को देख रही थी। मैंने जानबूझकर एक गहरी सांस ली और खुद से बोला कि यार ये क्वेश्चन फिर से गलत हो गया, ये बहुत हार्ड है। इसके बाद दरवाजा धीरे से बंद हो गया और उसके जाने की आवाज आने लगी। मैं सीधा बैठा और हंसते हुए बोला कि शियाओ तुम जितना मुझ पर शक करोगी उतना ही तुम्हारा डर सामने आएगा। तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे वो मार्क्स तुम्हारे नहीं हैं, बल्कि तुम सिर्फ एक पैरासाइट
पैरासाइट हो, मेरे बिना तुम्हारी कोई औकात नहीं है और ये बात तुम्हें भी पता है। मई के मॉक टेस्ट में मुझे 690 नंबर मिले और मेरी पूरे स्कूल में 3rd रैंक आई, जबकि शियाओ शियाओ को 700 नंबर मिले और वो पूरे स्कूल में फर्स्ट आ गई। रिजल्ट वाले दिन उसने घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखी। मम्मी पापा उसे घेर कर खड़े थे और बोल रहे थे कि उसने परिवार का नाम रोशन कर दिया है। टेबल पर उसकी पसंद का सारा खाना रखा हुआ था और मैं एक कोने में चुपचाप बैठकर किसी गायब इंसान की तरह खाना खा रहा था। पापा ने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखे और शियाओ शियाओ को बहुत खुशी से देखा। उन्होंने कहा कि शियाओ शियाओ ने इस बार बहुत अच्छा किया है और अगर ऐसा ही रहा तो कॉलेज में सिलेक्शन पक्का है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी सच में बहुत स्मार्ट है और आखिर जीन्स किसके हैं। शियाओ शियाओ ने बहुत एटीट्यूड में मुझे देखा और मेरा मजाक उड़ाते हुए स्माइल की। उसने कहा कि भाई तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी वरना तुम मुझसे बहुत पीछे रह जाओगे और मम्मी पापा की बेइज्जती होगी। मैंने बस हाँ बोला और बिना बहस किए अपना खाना खाता रहा, पर अंदर ही अंदर मैं हंस रहा था। मैंने सोचा कि अभी जितना उड़ना है उड़ लो, क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी अच्छा टाइम है। उस रात मैं अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा और मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि कॉलेज एग्जाम के इन 2 दिनों में कुछ भी हो सकता है। जून में कॉलेज एग्जाम का टाइम आ गया और 6 जून की रात को शियाओ शियाओ अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने चली गई। उसने कहा कि वो पहले से ही अपनी जीत की पार्टी कर रही है और मम्मी ने उसे रोका तक नहीं, बल्कि मम्मी ने उसे और पैसे दिए और बोला कि मेरी बेटी ने बहुत मेहनत की है, जाकर थोड़ा रिलैक्स कर ले। मैं ये सब अपने कमरे के दरवाजे से देख रहा था, पर मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे उन पर हंसी आ रही थी। उस दिन मैं रात 8 बजे ही सो गया और सुबह 6 बजे का अलार्म लगा लिया। बिस्तर पर लेटकर मैं एकदम शांत था, जैसे कोई फाइटर अपनी लड़ाई का वेट कर रहा हो। मुझे पता था कि मेरा अब तक का सारा स्ट्रगल कल काम आने वाला है। अगली सुबह मैं टाइम पर उठा और थोड़ा सा नाश्ता करके घर से निकल गया। मम्मी शियाओ शियाओ को एग्जाम सेंटर छोड़ने गई और मुझे बस इतना बोला कि अच्छे से पेपर देना। मैंने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता था कि यह सब बस आखिरी बार हो रहा है। इसके बाद हमारा एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रहने वाला था। मेरा एग्जाम सेंटर स्कूल की पुरानी बिल्डिंग में था और मेरी सीट 3rd फ्लोर पर खिड़की के पास थी, जहां मस्त धूप आ रही थी। मैंने अपनी सीट पर बैठकर अपना सारा स्टेशनरी का सामान सेट किया। मैंने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और खुद से बोला कि मैंने इस दिन का 18 साल तक वेट किया है और अब मैं हार नहीं मान सकता। जब लिटरेचर के एग्जाम की बेल बजी और मैंने पेपर खोला तो मेरा दिमाग एकदम फ्रेश था। हर एक क्वेश्चन मुझे बहुत देखा हुआ लग रहा था और रीडिंग सेक्शन की हर ट्रिक मुझे पहले से पता थी। मैंने एस्से लिखने की इतनी प्रैक्टिस की थी कि मेरे हाथ अपने आप चल रहे थे। जब मैं लिटरेचर का एग्जाम देकर बाहर आया तो शियाओ शियाओ ने तुरंत मेरा रास्ता रोक लिया। उसने बहुत अच्छा मेकअप किया हुआ था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा डर साफ दिख रहा था। उसने मुझसे पूछा कि मेरा पेपर कैसा हुआ, तो मैंने कहा कि ठीक ही हुआ। शियाओ शियाओ ने मुंह बनाकर पूछा कि ठीक का मतलब क्या होता है और मल्टीपल चॉइस में कितने क्वेश्चन गलत हुए। मुझे उसे देखकर बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि वो मेरे मार्क्स का आइडिया लगा रही थी ताकि उसे अपने मार्क्स पता चल सके। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैंने अभी आंसर मैच नहीं किए हैं। शियाओ शियाओ को मेरा जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर उसने और कुछ नहीं पूछा और वहां से चली गई। मैं उसे जाते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? वैसे भी कल तो रिजल्ट आ ही जाएगा, तब तुम्हें असली टेंशन होने वाली है। उसी दिन दोपहर में जब मेरा मैथ का आधा एग्जाम हो गया था तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मेरे पेट में अचानक से बहुत तेज दर्द होने लगा। शायद सुबह का नाश्ता खराब था या फिर स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो रहा था। मुझे एकदम से बहुत तेज पसीना आने लगा और मैं कुछ सेकंड के लिए अपनी टेबल पर ही गिर पड़ा। इन्विजिलेटर मेरे पास आए और धीरे से पूछा कि क्या तुम ठीक हो और क्या तुम्हें मेडिकल रूम जाना है। मैंने अपना सिर हिलाया और दांत पीसते हुए बोला कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, क्योंकि मैं इस एग्जाम के लिए 18 साल से वेट कर रहा था। चाहे मेरी जान ही क्यों ना निकल जाए, मैं अपना पेपर पूरा करके ही दम लूंगा। मैंने अपने पैरों पर जोर से चुटकी काटी ताकि दर्द की वजह से मेरा पेट का दर्द इग्नोर हो जाए। मैंने अपना पेपर करना जारी रखा और कभी कभी मेरे सामने के नंबर्स और फॉर्मूले ब्लर हो जाते थे, पर मेरी इतनी तगड़ी प्रैक्टिस थी कि मैं बिना ज्यादा सोचे ही आंसर लिख पा रहा था। मैंने एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और लास्ट वाले सबसे हार्ड क्वेश्चन को 3 अलग अलग तरीकों से चेक किया। जब मुझे कंफर्म हो गया कि कोई गलती नहीं है, तब जाकर मैंने अपना पेन नीचे रखा। जब मैं एग्जाम रूम से बाहर आया तो मेरी हालत एकदम खराब हो चुकी थी। मैं एक ऐसी जगह गया जहां कोई नहीं था और वहां जाकर काफी देर तक बैठा रहा। तभी शियाओ शियाओ का मैसेज आया कि मैथ का पेपर कैसा हुआ, और मैंने रिप्लाई में बस नॉर्मल लिख दिया। उसने तुरंत एक एटीट्यूड वाला इमोजी भेजा, जिसे देखकर लग रहा था कि वो सोच रही है कि वो फिर से जीत गई। मुझे उसकी बेवकूफी पर बहुत हंसी आई कि जिसे कुछ पता नहीं होता उसे किसी बात का डर भी नहीं होता। अगले दिन साइंस और इंग्लिश का एग्जाम था और मेरी तबीयत अब काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। ये दोनों मेरे फेवरेट सब्जेक्ट थे, खासकर साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हार्ड क्वेश्चन की मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी। मैंने अपना पेपर एकदम मजे में और बिना रुके सॉल्व किया और मेरे पास लास्ट में 20 मिनट भी बच गए। मैंने एक एक क्वेश्चन को 2 बार चेक किया ताकि कोई भी छोटी सी भी गलती ना हो। इंग्लिश के पेपर में तो मुझे पूरे नंबर मिलने ही वाले थे, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा गया था। आखिरी एग्जाम खत्म होने के बाद मैं बिल्डिंग के बाहर खड़ा होकर आसमान की तरफ देखने लगा। धूप बहुत तेज थी, पर मैं वहां से हटा नहीं और सीधा खड़ा होकर धूप को अपने चेहरे पर पड़ने दिया। 18 साल के लंबे इंतजार के बाद फाइनली मेरा स्ट्रगल खत्म हो गया था। बाहर आते ही सबसे पहले शियाओ शियाओ मेरे पास भाग कर आई। आज वो बहुत ज्यादा सज धज कर आई थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा लालच दिख रहा था। उसने मुझसे पूछा कि एग्जाम कैसा गया, तो मैंने कहा कि इतना अच्छा गया जितना आज तक जिंदगी में कभी नहीं गया। ये सुनते ही शियाओ शियाओ की आंखें चमक उठी, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। वो भागकर मम्मी पापा के पास गई और उन्हें बताने लगी कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है, तो उसका एग्जाम तो और भी
अच्छा गया होगा। मैं उसे इतनी खुशी से जाते हुए देख रहा था और मेरे चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई। ये एक ऐसे शिकारी की स्माइल थी जो अपने शिकार को जाल में फंसते हुए देख रहा हो। मैंने सोचा, शियाओ शियाओ, तुम्हें पता भी है, तुम एक ऐसे कीड़े जैसी हो जो आग को सूरज समझकर उसके पास जा रहा है। कॉलेज एग्जाम के बाद वाली गर्मियों की छुट्टियों में शियाओ शियाओ ने पूरी तरह से पढ़ना लिखना छोड़ दिया। उसने मम्मी पापा से प्रॉमिस किया था कि वो पूरे स्टेट में टॉप 10 में जरूर आएगी। उसने मम्मी पापा से बहुत सारे पैसे एडवांस में ले लिए और नया फोन और हाई एंड गेमिंग पीसी भी खरीद लिया। वो मम्मी पापा के खून पसीने की कमाई को अपने बेकार दोस्तों के साथ आवारागर्दी में उड़ा रही थी। वो रोज सोशल मीडिया पर अपनी लाइफस्टाइल शो ऑफ करती थी और उसे लगता था कि वही जिंदगी की असली विनर है। उसे खाने पीने और पार्टी करने के अलावा कुछ नहीं पता था और उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। एक रात मैंने देखा कि उसने सोशल मीडिया पर एक हाई क्लास रेस्टोरेंट में खाते हुए फोटो डाली है। उसका कैप्शन था, फ्यूचर की टॉपर अपनी जीत की पार्टी पहले ही कर रही है, और लोग उस पर कमेंट कर रहे थे। नीचे बहुत सारे लोगों ने हार्ट इमोजी बनाए थे और लिखा था कि शियाओ शियाओ का एडमिशन तो पक्का है। मुझे ये सब देखकर बहुत अजीब लग रहा था और मैं बस अपने दादाजी से मिलने गांव जाना चाहता था। मैंने मम्मी पापा से टिकट के पैसे मांगे, पर मेरी बात पूरी होने से पहले ही मम्मी ने मुझे टोक दिया। उन्होंने मेरी तरफ देखे बिना ही बहुत ही रूड तरीके से बोला कि ऐसे क्या देख रहे हो, घर में पैसे नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि शियाओ शियाओ को पैसों की जरूरत है। मुझे उनके ऐसे नाटक देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था और अंदर से उल्टी जैसी फीलिंग आ रही थी। मेरे लिए उनके पास एक पैसा नहीं था, पर शियाओ शियाओ पर वो पानी की तरह पैसा बहा रहे थे। पापा सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे और उन्होंने भी बिना पीछे मुड़े कहा कि अगर जाना है तो खुद पैसे अरेंज करो। उन्होंने कहा कि इस घर से तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलने वाले हैं, और मैंने भी उनसे आगे कुछ नहीं बोला। मैं वापस अपने कमरे में आ गया और अगली सुबह बहुत जल्दी उठकर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें उठाने का काम करने लगा। वहां बहुत भयंकर धूप थी जिससे मुझे चक्कर आ रहे थे, पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने 15 दिन तक वहां काम किया और फाइनली टिकट और दादाजी के लिए सामान खरीदने भर के पैसे जमा कर लिए। वो 15 दिन मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिनों में से एक थे, पर मैंने 1000 युआन से ज्यादा जमा कर लिए थे। ये पैसे मेरे आने जाने के टिकट और दादाजी के लिए कुछ विटामिन खरीदने के लिए काफी थे। रिजल्ट वाले दिन ही शियाओ शियाओ का 18वां बर्थडे भी था, जिसे वो बहुत धूमधाम से मनाना चाहती थी। वो चाहती थी कि सबके सामने उसके अच्छे मार्क्स आएं और वो अपनी जिंदगी के सबसे बेस्ट मोमेंट को एंजॉय करे। उनके परिवार ने एक बहुत ही शानदार पार्टी रखी थी जिसमें सारे रिश्तेदार और मम्मी पापा के बॉस भी आए हुए थे। पार्टी हॉल में सब लोग बहुत खुश थे और एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। एक दूर का रिश्तेदार हाथ में वाइन का गिलास लिए पापा के पास आया और मक्खन लगाते हुए बोला। उसने कहा कि अरे भाई, तुम्हारे तो पूर्वज बहुत अच्छे थे जो तुम्हें इतने होनहार जुड़वा बच्चे मिले हैं। तभी एक और रिश्तेदार ने बीच में बोला कि बड़ा बेटा तो बस किताबी कीड़ा है और उसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। उसने कहा कि असली स्मार्ट तो शियाओ शियाओ है, जो पढ़ाई में भी अच्छी है और बाकी चीजों में भी अपने भाई से 100 गुना बेहतर है। सब लोग शियाओ शियाओ के आसपास ऐसे खड़े थे जैसे वो कोई सेलिब्रिटी हो, और एक कजिन तो उससे बहुत जल रही थी। वो कजिन बोली कि शियाओ शियाओ दीदी, आप तो बहुत लकी हो, आपके एक हाथ में टॉप कॉलेज का लेटर होगा और दूसरे में एक हैंडसम बॉयफ्रेंड। उसने कहा कि आप तो सच में जिंदगी की असली विनर हो और हम सब आपका रिजल्ट देखने का वेट कर रहे हैं। कोई बोला कि ज्यादा एक्साइटेड मत हो, अगर इसके मार्क्स स्टेट के टॉपर्स में हुए तो टॉप कॉलेज वाले खुद ही इसे फोन करेंगे। ये बात खत्म होते ही सच में एक फोन की रिंग बजने लगी, पर वो शियाओ शियाओ का फोन नहीं था। वो फोन मेरा बज रहा था और हॉल में मौजूद सभी लोग एकदम शॉक होकर मुझे देख रहे थे। मैंने एक के बाद एक कई बड़े कॉलेज और टॉप यूनिवर्सिटीज के एडमिशन वालों के फोन उठाए। मैंने बहुत ही तमीज से सबको थैंक यू बोला और कहा कि मैं उनके ऑफर के बारे में सोचकर बताऊंगा। शियाओ शियाओ की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो अपने फोन को घूरती रही जो बिल्कुल चुप था। उसने अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए दांत पीसते हुए कहा कि सबसे अच्छी चीज हमेशा लास्ट में ही आती है। थोड़ी देर में रिजल्ट वाली वेबसाइट खुल गई और सब लोग शियाओ शियाओ को अपना रिजल्ट चेक करने के लिए बोलने लगे। मैंने भी एक कोने में चुपचाप खड़े होकर अपना रिजल्ट चेक करने के लिए वेबसाइट खोल ली। मुझे पता था कि मेरे मार्क्स क्या आने वाले हैं, पर फिर भी रिजल्ट चेक करते वक्त मेरे हाथों में पसीना आ रहा था। मम्मी ने मुझसे बहुत इग्नोर करते हुए पूछा कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं, तो मैंने अपना फोन सबको दिखा दिया। मैंने एकदम नॉर्मल तरीके से बोला कि मेरे 741 नंबर आए हैं और पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। मैं अंदर ही अंदर खुशी से पागल हो रहा था, पर मैंने अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दिया। मैंने खुद से कहा कि फाइनली मैं कामयाब हो गया और मेरी 18 साल की मेहनत रंग लाई। मम्मी एक पल के लिए शॉक रह गईं और बेमन से सिर हिलाते हुए बिना मेरी तरफ देखे शियाओ शियाओ के पास चली गईं। उनकी आवाज एक्साइटमेंट से कांप रही थी और वो बोली कि जल्दी चेक करो, शियाओ शियाओ के मार्क्स पक्का इससे भी ज्यादा होंगे। शियाओ शियाओ को सबने घेर रखा था और वो चाहकर भी वहां से भाग नहीं सकती थी। उसने कांपते हुए हाथों से कंफर्म का बटन दबाया और अगले ही सेकंड उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। स्क्रीन पर 3 बड़े बड़े लाल रंग के नंबर लिखे थे, 751, और शियाओ शियाओ की आवाज भी कांपने लगी। वहां मौजूद सारे लोग एकदम चुप हो गए और एक रिश्तेदार जिसे कुछ पता नहीं था वो उसकी तारीफ करने लगा। वो रिश्तेदार बोला कि अरे वाह, 751 नंबर, जो कि भाई से भी 10 नंबर ज्यादा हैं। ये तो सच में कोई जीनियस है। मैंने धीरे से कहा कि अगर मेरी याददाश्त सही है तो कॉलेज एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स ही 750 होते हैं। ये सुनते ही पूरे हॉल का माहौल एकदम से जम गया और शियाओ शियाओ को पसीने छूटने लगे। डर के मारे उसका सारा मेकअप खराब हो गया और वो कहने लगी कि पक्का सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। उसने कहा कि बहुत सारे लोग एक साथ रिजल्ट देख रहे हैं, इसलिए सर्वर क्रैश हो गया होगा। वो पागलों की तरह पेज को रिफ्रेश करने लगी, जैसे अपनी उंगलियों से स्क्रीन ही तोड़ देगी। उसने 1 बार, 2 बार और 3 बार रिफ्रेश
किया, पर वो 751 नंबर स्क्रीन पर ऐसे चिपक गए थे जैसे कोई कील ठोक दी हो। किसी ने कहा कि दूसरे फोन में चेक करके देखो, तो शियाओ शियाओ ने तुरंत किसी और का फोन छीन लिया। उसने फिर से अपना रिजल्ट चेक किया, पर वहां अभी भी 751 ही दिखा रहा था। वो एक एक्स्ट्रा नंबर उसके मुंह पर किसी जोरदार तमाचे की तरह लग रहा था। तभी हॉल का मेन दरवाजा खुला और यूनिफॉर्म में कुछ पुलिस वाले और एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग अंदर आए। आगे वाले ऑफिसर ने पूरे हॉल में देखा और बहुत ही सीरियस आवाज में पूछा कि लिन शियाओ शियाओ कौन है। उसने कहा कि एजुकेशन बोर्ड को आपके मार्क्स में बहुत बड़ी गड़बड़ी मिली है और हमें सिस्टम हैक या चीटिंग का शक है। उन्होंने कहा कि आपको पूछताछ के लिए हमारे साथ चलना होगा। और ये सुनते ही शियाओ शियाओ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और उसका चेहरा डर के मारे एकदम सफेद हो गया था। मम्मी पापा भी ये सब देखकर बहुत डर गए थे, पर उन्होंने अपनी बेटी को संभालने के बजाय मुझे फंसाने की सोची। घबराहट में मम्मी ने मुझे धक्का दिया और मुझ पर उंगली उठाते हुए पुलिस से बोला कि ये सब इसने किया है। उन्होंने कहा कि ये अपनी बहन से जलता है, इसलिए इसने सिस्टम हैक करके इसके मार्क्स बदल दिए हैं। उन्होंने पुलिस से कहा कि आप इसे गिरफ्तार कीजिए, इसमें मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। मैं सोच रहा था कि लो फिर से शुरू हो गए। ये लोग मेरे ही मम्मी पापा हैं जो मुझे बलि का बकरा बना रहे हैं। उनका लॉजिक बिल्कुल बकवास था, पर वो अपनी लाडली बेटी को बचाने के लिए मुझे दांव पर लगाने को तैयार थे। मेरे अंदर की बची खुची फीलिंग्स भी मर चुकी थी और मुझे अब एकदम सुकून महसूस हो रहा था। मैंने मम्मी का हाथ झटक दिया और उन सब के तमाशे को बहुत ही रिलैक्स होकर देखने लगा। मैंने कहा कि मैं कोई हैकर नहीं हूं, बल्कि मैं पूरे स्टेट का साइंस टॉपर हूं और लिन शियाओ शियाओ वहां जमीन पर बैठी है। मैंने कहा कि जिस इंसान ने इंसानियत के इतिहास में 751 नंबर लाने का चमत्कार किया है वो वही है। पापा गुस्से में पागल होकर मुझे थप्पड़ मारने आए, पर मैंने उनका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। मेरी आंखों में इतना गुस्सा था कि उसे देखकर पापा भी पीछे हट गए और डर गए। मैंने कहा कि मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज और मीडिया वाले मुझे ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा कि अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो तुम बहुत बुरे फंसोगे और अब इस घर में कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। वो बर्थडे पार्टी जो शो ऑफ के लिए रखी गई थी, वो अब एक बहुत बड़ा जोक बन चुकी थी। पुलिस शियाओ शियाओ को अपने साथ ले गई और पीछे एक बहुत बड़ा तमाशा छूट गया जिसे अब कोई छुपा नहीं सकता था। कॉलेज एग्जाम में अचानक से 751 नंबर आने की खबर आग की तरह फैल गई और इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगी। सिर्फ 7 मिनट में ही ये खबर सोशल मीडिया के टॉप ट्रेंड्स में आ गई और सब लोग इस ड्रामे का मजे लेने लगे। कोई कह रहा था कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, लगता है किसी ने पैसे देकर मार्क्स खरीदे हैं। कोई बोल रहा था कि चीटिंग करने के लिए भी थोड़ा दिमाग चाहिए होता है, 750 में से 751 नंबर लाना बेवकूफी है। किसी ने कहा कि ये तो पेपर चेक करने वाले टीचर्स और पूरे एजुकेशन सिस्टम की बेइज्जती है। कुछ लोगों ने शियाओ शियाओ का सोशल मीडिया अकाउंट ढूंढ निकाला और देखा कि वो पिछले 6 महीने से सिर्फ पार्टी कर रही थी। सब लोग शियाओ शियाओ को गालियां दे रहे थे और कह रहे थे कि इसने जुगाड़ लगाकर मार्क्स बदलवाए हैं और गलती से ज्यादा मार्क्स टाइप हो गए। मैं ये सब कमेंट्स पढ़ रहा था और मुझे अंदर से जो खुशी मिल रही थी उसे मैं शब्दों में नहीं बता सकता। मैंने इस दिन का 18 साल तक वेट किया था ताकि सब लोगों के सामने असली सच आ सके। फाइनली सबको सच्चाई पता चल गई और एजुकेशन बोर्ड की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी बहुत जल्दी आ गई। रिपोर्ट में बताया गया कि शियाओ शियाओ की ओएमआर शीट में कुछ अजीब सी गड़बड़ी थी, जिससे मल्टीपल चॉइस में एक नंबर ज्यादा स्कैन हो गया। इसी वजह से उसके टोटल मार्क्स मैक्सिमम लिमिट से ऊपर चले गए थे, पर उनके पास चीटिंग का कोई पक्का सबूत नहीं था। फिर भी सिस्टम को फेयर रखने के लिए एजुकेशन बोर्ड ने डिसाइड किया कि शियाओ शियाओ को दोबारा अकेले एग्जाम देना होगा। जब यह खबर घर पहुंची तो शियाओ शियाओ सोफे पर लेटी फोन चला रही थी और दोबारा एग्जाम की बात सुनकर वो उछल पड़ी। उसका चेहरा फिर से पीला पड़ गया और वो चिल्लाने लगी कि दोबारा एग्जाम क्यों, मैं तो अपना एग्जाम दे चुकी हूँ। वो कहने लगी कि मेरे वो मार्क्स असली थे और ये सब सिस्टम की गलती है, मेरी नहीं। पापा पास में बैठे थे और उनका चेहरा भी गुस्से से लाल हो रहा था। उन्होंने धीरे से डांटते हुए कहा कि आवाज नीची रखो। उन्होंने कहा कि अगर पड़ोसियों ने सुन लिया तो फिर से तमाशा बन जाएगा और मम्मी घबराहट में इधर उधर टहल रही थी। मम्मी शियाओ शियाओ को समझाते हुए कोई नया जुगाड़ ढूंढने की कोशिश कर रही थी और बोली कि बेटा टेंशन मत ले। मम्मी ने कहा कि तू इतनी स्मार्ट है, तू दोबारा एग्जाम दे दे, पक्का सब ठीक हो जाएगा। पर शियाओ शियाओ पागलों की तरह घर में लोट लोट कर रोने लगी और जिद करने लगी कि मुझे भी उसके साथ दोबारा एग्जाम देना होगा। वो चिल्ला रही थी कि मेरे भाई को भी मेरे साथ एग्जाम देने बिठाओ, मुझे वो अपने बगल में चाहिए। वो भागकर मेरे पास आई और मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उसके नाखून मेरी स्किन में गड़ गए। उसकी आंखें एकदम लाल और डरावनी लग रही थीं और वो बोली कि तुम्हें भी मेरे साथ एग्जाम देना होगा। मैंने उसका हाथ झटक दिया और बहुत ही ठंडी आवाज में बोला कि मैं अपना एग्जाम दे चुका हूं, तो मैं दोबारा एग्जाम क्यों दूं? शियाओ शियाओ एकदम शॉक रह गई और मुझे ऐसे देखने लगी जैसे उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उसे मना कर दूंगा। मम्मी तुरंत बीच में कूद पड़ी और उसका साइड लेते हुए बोली कि तुम्हारा ये कैसा एटीट्यूड है अपनी बहन के लिए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहन की इतनी बुरी हालत हो गई है और तुम उसकी थोड़ी सी मदद नहीं कर सकते क्या? उन्होंने बोला कि ये हमारे पूरे परिवार की इज्जत का सवाल है, अगर तुम एक बार और एग्जाम दे दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? मुझे उनकी बातें सुनकर हंसी भी आ रही थी और उन पर तरस भी आ रहा था कि वो कितने गिरे हुए लोग हैं। मैंने कहा कि परिवार की इज्जत से मेरा क्या लेना देना, ये सिर्फ शियाओ शियाओ की इज्जत का सवाल है। मैंने उसी वक्त साफ मना कर दिया और पलटकर अपने कमरे में चला गया और अंदर से कुंडी लगा ली। वो लोग बाहर से दरवाजा पीटते रहे और मुझे गालियां देते रहे, पर मैंने दरवाजा नहीं खोला। उनकी ये फालतू सी डिमांड एजुकेशन बोर्ड ने बिना सोचे समझे रिजेक्ट कर दी और फाइनली शियाओ शियाओ को अकेले ही एग्जाम देना पड़ा। उसका एग्जाम सेंटर शहर के एजुकेशन बोर्ड के एक मीटिंग रूम में रखा गया था, जहां हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे थे। वहां 3-3 इन्विजिलेटर सिर्फ उसी पर नजर रखे हुए थे ताकि
ताकि वो कोई और चीटिंग ना कर सके। जैसा कि मुझे पहले से पता था, उसका एग्जाम बहुत ही बकवास गया और उसके सिर्फ 157 नंबर आए। ये मार्क्स तो उस टाइम से भी कम थे जब वो सिर्फ तुक्के मारकर नंबर ले आती थी। असल में उसका लेवल सिर्फ 300 नंबर का था, पर इस साल वो आशिकी और टॉप करने के सपने देखने में बिजी रही और उसने किताब खोलकर भी नहीं देखी। जिस दिन रिजल्ट आया, मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें उठा रहा था, तभी मुझे मेरे क्लासमेट का मैसेज आया। उसने बताया कि शियाओ शियाओ को री एग्जाम में सिर्फ 157 नंबर मिले हैं और मैं ये पढ़कर जोर जोर से हंसने लगा। मेरे साथ काम करने वाले वर्कर्स को लगा कि मुझे गर्मी लग गई है, तो वो मेरे लिए पानी लेकर आ गए। मैंने हाथ हिलाते हुए कहा कि मैं ठीक हूं, बस मुझे किसी बात की बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। इस री एग्जाम ने शियाओ शियाओ की असलियत सबके सामने लाकर रख दी थी कि पहले 751 और अब सिर्फ 157। मार्क्स का इतना बड़ा डिफरेंस देखकर सोशल मीडिया पर फिर से बवाल मच गया और लोग एक से बढ़कर एक कमेंट करने लगे। कोई बोल रहा था कि 157 नंबर ही इसका असली टैलेंट है और अब साबित हो गया कि पहले वाले मार्क्स चीटिंग से ही आए थे। शियाओ शियाओ ऑनलाइन बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने खुद को सही साबित करने के लिए अपने पुराने मार्क्स इंटरनेट पर डाल दिए। पर इंटरनेट के लोगों ने उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल ली और देखा कि 12वीं के लास्ट 6 महीने में उसके मार्क्स एकदम से जंप हुए थे, जबकि उससे पहले वो 300 नंबर भी बहुत मुश्किल से ला पाती थी। तो सबको यकीन हो गया कि उसने शुरुआत से ही चीटिंग की है। इसके साथ ही इंटरनेट वालों ने मेरी भी पूरी मार्कशीट निकाल ली और मेरे बचपन से लेकर आज तक के सारे रिजल्ट शेयर करने लगे। लोगों ने देखा कि मैं हमेशा टॉप 3 में रहता था और सबने कहा कि असली जीनियस तो ये बंदा है। कोई पूछ रहा था कि क्या ये सच में सगे भाई बहन हैं, क्योंकि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। किसी ने कहा कि एक भाई तो पूरे स्टेट का टॉपर है और दूसरी बहन पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पा रही है। मैं ये सारे कमेंट्स पढ़ रहा था और मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी जो मुझे परेशान कर रही थी। एक टाइम था जब मुझे लगता था कि अगर मैं पढ़ाई में अच्छा करूंगा तो मम्मी पापा मुझे प्यार करेंगे, पर बाद में मुझे समझ आया कि मैं चाहे कितने भी अच्छे मार्क्स ले आऊं, उनकी नजर में मैं शियाओ शियाओ से हमेशा नीचे ही रहूंगा, क्योंकि उन्हें एक टैलेंटेड बेटा नहीं चाहिए था, बल्कि अपनी बेटी की गलतियां छुपाने के लिए एक नौकर चाहिए था। जो टीचर्स और क्लासमेट्स पहले शियाओ शियाओ की तारीफ करते थे, अब वो उसे देखकर ऐसे भागते थे जैसे वो कोई छूत की बीमारी हो। यहां तक कि जब मम्मी पापा बाहर जाते थे तो लोग उन पर उंगलियां उठाते थे और पीठ पीछे उनकी बुराई करते थे। पड़ोसी कहते थे कि लिन फैमिली की बेटी तो एकदम बेवकूफ निकली, जो चीटिंग के भरोसे सालों से सबको बेवकूफ बना रही थी। इन सब चीजों की वजह से शियाओ शियाओ अपने कमरे में बंद हो गई और किसी से मिलने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। वो कमरे के पर्दे बंद करके छुप कर बैठी रहती थी और अपना खाना भी मम्मी से दरवाजे के बाहर ही रखवाती थी। और मैं अपना टॉप मेडिकल कॉलेज का एडमिशन लेटर लेकर अपना बैग पैक करके दादाजी के पास गांव आ गया था। मैंने सोचा था कि अगस्त के आखिर में कॉलेज शुरू होने तक मैं एकदम आजाद रहूंगा और सुकून से जीऊंगा। गर्मियों में गांव बहुत गर्म रहता था, पर वहां मुझे मन की शांति मिलती थी और अच्छा लगता था। दादाजी का पुराना घर पहाड़ के पास था, जिसमें 3 मिट्टी के कमरे थे और दरवाजे पर एक पुराना सा पेड़ था। पेड़ पर कीड़े आवाज करते थे, पर वो आवाज बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती थी और यही मेरा असली घर था। जब से मैंने होश संभाला था, मुझे यहीं छोड़ दिया गया था और मम्मी पापा ने बहाना बनाया था कि गांव की हवा अच्छी है, पर असली बात यह थी कि वो मुझे पसंद नहीं करते थे और अपना सारा प्यार और पैसा सिर्फ शियाओ शियाओ को देना चाहते थे। उन्हें लगता था कि अगर मैं उनके पास रहूंगा तो मैं शियाओ शियाओ का कॉम्पिटिटर बन जाऊंगा। दादाजी ने कभी भी मुझे मेरे मम्मी पापा के खिलाफ नहीं भड़काया और बस चुपचाप मेरी देखभाल की। उन्होंने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया और हमेशा कहते थे कि इंसान को अपने दम पर कुछ बनना चाहिए। वो हमेशा एक ही बात बोलते थे कि हम जैसे गरीब लोगों के लिए पढ़ाई ही जिंदगी में आगे बढ़ने का इकलौता रास्ता है। मैंने उनकी ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा ली थी और मैं गांव वाले घर में 20 दिन से ज्यादा रहा। मैं रोज सुबह जल्दी उठकर मुर्गियों को दाना खिलाता और दादाजी की मदद करता था। सुबह मैं आंगन में बैठकर पढ़ता और दोपहर में दादाजी के साथ खेतों में घूमने निकल जाता था। रात को हम पेड़ के नीचे बैठकर ठंडी हवा लेते और दादाजी मुझे पुराने दिनों की कहानियां सुनाते थे। वो बताते थे कि पापा बचपन में कितने शैतान थे और मम्मी शादी के बाद कितनी मेहनत करती थी। मैं उनकी ये सब बातें ऐसे सुनता था जैसे किसी अनजान परिवार की कहानी सुन रहा हूँ, क्योंकि मेरी यादों में मेरे मम्मी पापा कभी भी इतने अच्छे और मेहनती नहीं रहे थे। एक रात हम आंगन में बैठे ठंडी हवा खा रहे थे और चांद की रोशनी बहुत तेज थी। दादाजी ने अचानक मुझसे पूछा कि तुम्हारा कॉलेज का एग्जाम कैसा हुआ, और मैंने थोड़ा सोचकर कहा कि ठीक ही हुआ। दादाजी ने सिर हिलाया और उनकी बूढ़ी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। उन्होंने आसमान में चांद को देखा और थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा कि ठीक हुआ तो अच्छी बात है। उन्होंने थोड़ी भारी आवाज में कहा कि मैंने जिंदगी में कुछ खास नहीं किया, बस अब मुझे तुमसे ही उम्मीदें हैं। मैंने अपना सिर नीचे कर लिया और मुझे अंदर से बहुत रोना आ रहा था। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ दादाजी ने ही मुझे इतने प्यार से ऐसी बातें बोली थी और सिर्फ वही मेरा अच्छा चाहते थे। मैंने कहा कि दादाजी, जब मैं कॉलेज पास करके जॉब करने लगूंगा तो मैं आपको अपने साथ शहर ले जाऊंगा। दादाजी एक बच्चे की तरह हंसने लगे और हाथ हिलाते हुए बोले कि मुझे शहर की आदत नहीं है, तुम बस इतना सोच रहे हो, यही काफी है। उस रात मैं अपने मिट्टी वाले बिस्तर पर लेटकर बाहर कीड़ों की आवाजें सुन रहा था और सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि बस रिजल्ट आने दो, फिर सबको पता चल जाएगा कि मैं कोई फालतू इंसान नहीं हूं जिसे कोई भी यूज कर ले। कॉलेज शुरू होने में अभी आधा महीना बाकी था और मैं आंगन में दादाजी की मकई सुखाने में मदद कर रहा था। मैं टोकरियों से पीले पीले मकई के दाने चटाई पर फैला रहा था। तभी मेरी जेब में मेरा फोन बजने लगा। वो मेरी मम्मी का कॉल था, जिसे देखकर मैं एकदम शॉक रह गया, क्योंकि वो कभी मुझे खुद कॉल नहीं करती थी। पिछली बार उन्होंने मुझे कॉलेज एग्जाम से पहले कॉल करके मेरे मार्क्स पूछे थे और उनकी आवाज बहुत चालाक लग रही थी। मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से मम्मी की रोने की आवाज आई, जो बहुत भारी और जल्दी में लग रही थी। वो
बोली कि बेटा जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारे पापा अचानक से बहुत बीमार हो गए हैं और शायद बच नहीं पाएंगे। मेरा दिल एकदम से बैठ गया और मेरे हाथ से मकई की टोकरी नीचे गिरते गिरते बची। मैंने पूछा कि उन्हें क्या बीमारी हुई है और वो अभी कौन से अस्पताल में भर्ती हैं, पर मम्मी बस रोती रही और मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, बस बार बार बोलती रही कि जल्दी आ जाओ। फिर अचानक से फोन कट गया और मैं वहीं का वहीं सुन्न होकर खड़ा रह गया। दादाजी घर से बाहर आए और मेरा चेहरा देखकर पूछने लगे कि क्या हुआ। मैंने उन्हें सब बताया तो उनका चेहरा भी बदल गया। दादाजी ने मुझे जल्दी से कपड़े पैक करके घर जाने के लिए कहा, क्योंकि वो मेरे पापा थे और मुझे जाना ही चाहिए था। मैंने सिर हिलाया और कमरे में जाकर अपने बैग में कुछ कपड़े ठूंस लिए और निकलने लगा। जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो दादाजी मेरे पीछे पीछे आए और मेरे हाथ में एक कपड़े की थैली पकड़ा दी जो काफी भारी थी। उन्होंने कहा कि ये पैसे मैंने बचाकर रखे थे, इन्हें इमरजेंसी में यूज कर लेना। मैंने थैली खोलकर देखी तो उसमें बहुत सारे पुराने और मुड़े हुए नोट थे जो लगभग 2000 युआन के बराबर थे। ये वो पैसे थे जो दादाजी ने अंडे और सब्जियां बेचकर अपने बुढ़ापे के लिए जमा किए थे। मैं उन्हें पैसे वापस करने वाला था, पर वो मुड़कर घर के अंदर चले गए और उनका कमजोर शरीर दरवाजे से और भी पतला लग रहा था। मैंने उस थैली को कसकर पकड़ लिया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। गांव से कस्बे तक बस से जाने में 2 घंटे लगते थे और कस्बे से शहर तक ट्रेन से 3 घंटे। मुझे शहर से एक और हाई स्पीड ट्रेन पकड़नी थी और इस पूरे सफर में करीब 10 घंटे लगने वाले थे। मैंने सबसे जल्दी मिलने वाली टिकट खरीदी और बस में बैठ गया जो बहुत ज्यादा झटके खा रही थी। खिड़की के बाहर के नजारे तेजी से पीछे जा रहे थे और मेरा दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगा। मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मम्मी का रोना बहुत ज्यादा फेक और ओवर एक्टिंग लग रहा था। इसके अलावा उन्होंने ना तो बीमारी का नाम बताया, ना अस्पताल का नाम और ना ही पापा की हालत बताई। बस मुझे जल्दी घर बुला रही थी। अगर पापा सच में सीरियस होते तो वो मुझे अस्पताल का नाम बताकर सीधे वहीं बुलाती, ना कि घर आने को कहती। और अगर पापा अस्पताल में इमरजेंसी में थे तो मम्मी घर पर बैठकर मुझे कॉल कैसे कर रही थी। उनकी आवाज में जो जल्दी थी वो अपने पति की टेंशन वाली नहीं थी, बल्कि इस बात की थी कि कहीं मैं घर आने से मना ना कर दूं। मैं जितना सोच रहा था मुझे उतना ही शक हो रहा था, इसलिए मैंने पापा के नंबर पे कॉल किया, पर वो बिजी आ रहा था। मैंने दोबारा कॉल किया पर फिर भी बिजी था, तो मैंने उनके ऑफिस के एक दोस्त को कॉल लगाया। ये वो अंकल थे जिनसे मैं पहले कई बार मिल चुका था, तो मैंने बहुत तमीज से पूछा कि क्या पापा के साथ कोई हादसा हुआ है। सामने वाले अंकल बहुत हैरान हुए और बोले कि अरे पिछले हफ्ते ही तो तुम्हारे पापा ने हम सबको पार्टी दी थी। उन्होंने कहा कि वो तो बिल्कुल फिट एंड फाइन है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। मैंने कहा कि कुछ नहीं, शायद मुझे सुनने में कोई गलती हो गई और मैंने कोई बहाना बनाकर फोन काट दिया। मेरा शक बिल्कुल सही निकला, ये लोग मुझे फंसाने के लिए झूठ बोल रहे थे। मैं अपनी सीट पर पीछे होकर बैठ गया और खिड़की के बाहर पहाड़ों को देखने लगा और मेरे दिल से टेंशन का एक बड़ा पत्थर हट गया। मैं कोई पत्थर दिल इंसान नहीं था, बल्कि मैं अपने परिवार वालों को बहुत अच्छी तरह से जानता था। अगर पापा सच में मरने वाले होते तो शियाओ शियाओ अब तक इंटरनेट पर रो रोकर लोगों की सिंपैथी बटोर रही होती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इतना बड़ा ड्रामा करने का कोई मौका छोड़ दे। जब ये एक झूठ था तो फिर मुझे वापस बुलाने का उनका क्या मकसद हो सकता है। मुझे इस बात को समझने में कई घंटे लग गए और जवाब एकदम साफ था। शियाओ शियाओ की चीटिंग वाले ड्रामे ने बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया था और लोग अभी भी 751 मार्क्स का मजाक उड़ा रहे थे। अब शियाओ शियाओ दोबारा एग्जाम देकर भी किसी अच्छे कॉलेज में नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरे बिना वो एकदम जीरो थी और मैं टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर इस कीचड़ से हमेशा के लिए बाहर निकलने वाला था, जो बात वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनकी नजर में मेरी सिर्फ इतनी सी औकात थी कि मैं शियाओ शियाओ का एक टूल बनकर उसे आगे बढ़ाऊं। जब मुझे ये सब समझ आ गया तो मेरा सारा डर खत्म हो गया और मैं एक शिकारी की तरह रिलैक्स फील करने लगा। अब टाइम आ गया था कि शिकारी और शिकार अपनी जगह बदलें और मैं उनका गेम उन्हीं पर उल्टा कर दूं। अगर वो नाटक करना चाहते थे तो मैं भी उनके साथ लास्ट तक नाटक करने के लिए तैयार था, पर इस कहानी का एंड मैं खुद लिखूंगा। ट्रेन में मैंने दादाजी के पैसों से एक सस्ता सा सेकंड हैंड फोन और एक पावर बैंक खरीदा और दोनों को फुल चार्ज कर लिया। मैंने एक ऐप भी डाउनलोड किया जो अपने आप वीडियो रिकॉर्ड करके क्लाउड पर अपलोड कर देता था और उसे 3 बार टेस्ट करके चेक भी कर लिया। मैंने अपने नए कॉलेज के रूममेट्स के ग्रुप में भी एक मैसेज किया जिनसे मेरी नई नई जान पहचान हुई थी। मैंने उन्हें अपनी सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा बताया और अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर दी। मैंने उनसे कहा कि अगर 48 घंटे तक मेरा कोई अता पता ना चले तो प्लीज इस लोकेशन पर पुलिस भेज देना। उन्होंने रिप्लाई किया कि OMG तुम्हारे घर वाले तो बहुत ही टॉक्सिक हैं, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम लोग हैं ना। उन्होंने कहा कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हम तुरंत पुलिस को कॉल कर देंगे, तुम बस अपना ध्यान रखना और कांटेक्ट में रहना। उनके मैसेजेस देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो लोग मुझसे कभी मिले भी नहीं वो मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं और जिन्हें मेरा अपना खून कहा जाता है वो मुझे आग में धकेलने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये दुनिया कितनी अजीब है। जब मैं घर पहुंचा तो अगली शाम हो चुकी थी और डूबते हुए सूरज ने उस पुरानी बिल्डिंग को पीले रंग में रंग दिया था। मैं अपना सूटकेस लेकर बिल्डिंग के नीचे खड़ा था और उस घर को देख रहा था जहां मैं 12 साल रहा, पर वो मुझे कभी अपना नहीं लगा। मैंने एक गहरी सांस ली और सीढ़ियां चढ़कर दरवाजा खटखटाया तो मम्मी ने दरवाजा खोला। मम्मी की आंखें लाल थीं जैसे वो अभी अभी रोकर हटी हों, पर मुझे देखते ही उनके चेहरे पर एक फेक स्माइल आ गई। वो बहुत ही ज्यादा मीठी आवाज में बोली कि अरे बेटा फाइनली तुम आ गए, जल्दी से अंदर आ जाओ। उनका ये बदला हुआ बिहेवियर देखकर मुझे अंदर से बहुत अजीब फीलिंग आ रही थी, क्योंकि बचपन से आज तक उन्होंने मुझसे इतने प्यार से कभी बात नहीं की थी। मैं बहुत ही नॉर्मल तरीके से घर के अंदर गया और मेरी नजर सीधे लिविंग रूम की तरफ गई। पापा सोफे पर आराम से बैठकर टीवी देख रहे थे और उनके हाथ में रिमोट था। वो बिल्कुल भी बीमार नहीं लग रहे थे। मैं दरवाजे के पास ही खड़ा रहा और अपने सूटकेस का हैंडल पकड़े हुए ही बहुत शांति से पूछा। मैंने पूछा कि आप लोगों
ने तो बोला था कि पापा बीमार हैं, फिर ये टीवी क्यों देख रहे हैं। ये सुनते ही कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया और पापा ने बहुत ही ऑकवर्ड तरीके से मेरी तरफ देखा। मम्मी की फेक स्माइल भी गायब हो गई, पर उन्होंने बात को कवर करते हुए कहा कि अरे वो बस एक गलतफहमी थी। उन्होंने कहा कि कल तुम्हारे पापा की तबीयत थोड़ी खराब थी, पर अस्पताल में चेकअप के बाद पता चला कि सब ठीक है। मम्मी बोली कि तुम जल्द ही कॉलेज के लिए जाने वाले हो, इसलिए हम चाहते थे कि पूरा परिवार एक साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे। उनके मुंह से परिवार शब्द सुनकर मुझे बहुत हंसी आ रही थी, पर मैंने कुछ नहीं बोला, बस हाँ में सिर हिला दिया। जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि शियाओ शियाओ सोफे के दूसरे कोने में बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों के नीचे काले घेरे थे। वो पहले वाली घमंडी लड़की से बिल्कुल अलग लग रही थी। मुझे देखते ही उसने अपनी नजरें ऊपर की और उसकी आंखों में गुस्सा, डर और कुछ ऐसा था जो मैं समझ नहीं पाया। मैंने उसे इग्नोर किया और अपना सामान रखने के लिए सीधा अपने कमरे में चला गया। मेरा कमरा घर के सबसे कोने में था, जो 10 स्क्वायर मीटर से भी छोटा था, और वहां कभी सूरज की रोशनी नहीं आती थी। बचपन में ये एक स्टोर रूम हुआ करता था, पर जब मैं गांव से वापस आया तो उन्होंने इसे मेरे लिए खाली कर दिया। जबकि शियाओ शियाओ का कमरा एकदम बड़ा और हवादार था, क्योंकि इस घर में बचपन से ही सब कुछ उसके फेवर में होता था। मैंने दरवाजा बंद किया और जल्दी से पूरे कमरे को चेक किया कि कहीं कोई कैमरा या माइक तो नहीं लगा है। जब मुझे तसल्ली हो गई तो मैंने अपने बैग से वो पुराना वाला सीक्रेट फोन निकाला। मैंने उसे किताबों की शेल्फ के पीछे एक कोने में छुपा दिया, जहां से पूरे कमरे का दरवाजा साफ दिखाई दे रहा था। मैंने फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी और उसे साइलेंट पर सेट कर दिया, ताकि रिकॉर्डिंग के टाइम कोई आवाज ना आए। ये सब करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर लेट गया और सोने का नाटक करने लगा, पर मेरे कान बाहर की आवाजों पर फोकस थे। रात के खाने के टाइम मम्मी ने बहुत सारे अच्छे अच्छे डिशेस बनाए और पहली बार मुझे खाना खाने के लिए बुलाया और मेरे लिए खाना भी परोसा। वो बोली कि तुम बहुत पतले हो गए हो, अब घर से दूर जाने वाले हो, इसलिए पेट भरकर खा लो। मैं खाना खा रहा था, पर मुझे कोई टेस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा दिमाग बस ये सोच रहा था कि ये लोग आगे क्या करने वाले हैं। खाने के बाद पापा ने ऐसे खांसा जैसे वो कोई बहुत बड़ी स्पीच देने वाले हों। उन्होंने कहा कि बेटा, इस बार तुम्हें बुलाने का एक खास रीजन है और हमें तुमसे कुछ बात करनी है। मैं समझ गया कि अब इनका असली ड्रामा शुरू होने वाला है और मैंने अपना चेहरा एकदम कंफ्यूज सा बना लिया। पापा बोले कि बात ऐसी है कि तुम्हारी बहन की हालत आजकल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि कॉलेज एग्जाम वाले कांड के बाद से वो बहुत गहरे डिप्रेशन में चली गई है और कमरे से बाहर भी नहीं निकलना चाहती। उन्होंने कहा कि मैंने और तुम्हारी मम्मी ने बहुत सोचा है और तुम उसके सगे भाई हो और उसके सबसे क्लोज भी हो। क्या तुम उसके साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सकते हो और उसे समझा सकते हो कि सब ठीक हो जाएगा? बस इतनी सी बात है। मैं उनके असली प्लान का वेट कर रहा था और तभी मम्मी ने बीच में बोलते हुए कहा। उन्होंने बहुत चालाकी से बोला कि हाँ बेटा, तुम दोनों जुड़वा भाई बहन हो और खून का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। उन्होंने कहा कि तुम अपनी बहन की थोड़ी सी मदद कर दोगे तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान हो जाएगा। मैं चुप रहा और उन्हें देखता रहा और थोड़ी देर की शांति के बाद अचानक शियाओ शियाओ ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें एकदम लाल थीं और वो रोने वाली आवाज में बोली कि भाई मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, पर क्या तुम मुझे सुधारने का एक आखिरी मौका दे सकते हो? मुझे उसकी ओवर एक्टिंग देखकर इतनी हंसी आ रही थी कि मैं जोर से हंसने वाला था, पर मैंने खुद को कंट्रोल किया। मुझे समझ आ गया था कि ये सब एक स्क्रिप्टेड ड्रामा है जो मुझे फंसाने के लिए रचा गया है। मैंने सीधा पॉइंट पर आते हुए पूछा कि आप लोग घुमा फिराकर बातें मत करो, सीधा बताओ कि मुझे क्या करना है। मेरी बात सुनकर मम्मी और पापा ने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे कोई कंफर्मेशन ले रहे हो। फिर पापा ने अपना पत्ता खोला। पापा ने कहा कि बात दरअसल ये है कि तुम्हारी मम्मी और मैंने एक तरीका सोचा है जिससे तुम्हारी बहन भी अच्छे कॉलेज में जा सकती है। मैंने अपनी आईब्रो ऊपर की और उन्हें आगे बोलने का इशारा किया। पापा बोले कि शियाओ शियाओ ने हमें तुम्हारे मार्क्स का वो 10 नंबर वाला सीक्रेट बता दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक तुम उसके पास है उसके मार्क्स हमेशा अच्छे आएंगे और ये तुम दोनों का नसीब है, इसलिए इसे एक्सेप्ट कर ले। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, क्योंकि उस बेवकूफ ने ये सीक्रेट भी इन्हें बता दिया था। पापा अपनी जगह से उठे और मेरे सामने आकर बहुत ही डोमिनेटिंग आवाज में बोले कि इसलिए हम चाहते हैं कि तुम 1 साल के लिए अपना कॉलेज ड्रॉप कर दो। उन्होंने कहा कि तुम 1 साल रुक कर अगले साल अपनी बहन के साथ एग्जाम देना, ताकि वो भी किसी अच्छे कॉलेज में पहुंच जाए। उन्होंने कहा कि अगर हमारे घर से 2 बच्चे टॉप कॉलेज में जाएंगे तो हमारे पूरे खानदान का नाम रोशन हो जाएगा। मैं उनकी बात सुनकर एकदम शॉक था, पर इसलिए नहीं कि उनकी डिमांड अजीब थी, बल्कि इसलिए कि वो ये सब कितने नॉर्मल तरीके से बोल रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शियाओ शियाओ के लिए मेरा फ्यूचर बर्बाद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ये मेरा फर्ज है। मम्मी ने भी मौके का फायदा उठाते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया और बहुत चालाकी से बोली। मम्मी बोली कि बेटा, इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, तुम तो इतने होशियार हो, अगले साल भी आराम से एग्जाम क्लियर कर लोगे। उन्होंने कहा कि तब तुम्हारे पास स्टेट टॉपर का टैग होगा और टॉप यूनिवर्सिटीज तुम्हें एडमिशन देने के लिए लाइन में खड़ी होंगी। उन्होंने कहा कि इससे तुम्हारी बहन का भी फ्यूचर सेट हो जाएगा और तुम दोनों का फायदा ही फायदा है। मैंने कहा कि मेरे पास टॉप कॉलेज का एडमिशन लेटर आ चुका है, तो मैं अपना 1 साल बर्बाद करके दोबारा एग्जाम क्यों दूं? पापा ने हाथ हिलाते हुए कहा कि अरे, उस कागज के टुकड़े की कोई औकात नहीं है, अगर तुम ज्वाइन नहीं करोगे तो वो अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। पापा बोले कि तुम बड़े भाई हो, अगर अपनी छोटी बहन के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लोगे तो क्या पहाड़ टूट पड़ेगा? उन्होंने कहा कि जब तुम्हारी बहन बड़ी होकर सक्सेसफुल बनेगी तो वो तुम्हें कभी नहीं भूलेगी और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा तुम्हें भी देगी। ये सब सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने दुनिया का सबसे घटिया
जोक मारा हो और मैंने सीधा बोल दिया कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मेरा जवाब सुनते ही पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और मम्मी भी एकदम शॉक रह गई। और शियाओ शियाओ जो अभी तक रोने का नाटक कर रही थी, उसने अचानक से अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में बहुत खतरनाक वाला गुस्सा था। पापा मेरे ऊपर हावी होते हुए चिल्लाए कि तुम्हारा ये कैसा घटिया एटीट्यूड है, हम तुमसे प्यार से बात कर रहे हैं और तुम सीधा मना कर रहे हो। मैंने कहा कि आप लोग चाहते हैं कि मैं टॉप यूनिवर्सिटी छोड़कर उस लड़की के साथ दोबारा एग्जाम दूं जिसके सिर्फ 157 नंबर आए हैं। मैंने कहा कि सिर्फ इसलिए कि वो आपके घर की बेटी है, मैं अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगाकर उसे अच्छे कॉलेज में पहुंचा दूं। मैंने कहा कि मैं 18 साल से उसकी मदद कर रहा हूं और बचपन से आप लोगों ने सारा पैसा और प्यार उसी को दिया है। मैंने कहा कि मुझे गांव में मरने के लिए छोड़ दिया और आज जब उसने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर ली है तो आप चाहते हैं कि मैं उसका कचरा साफ करूं। पापा ने टेबल पर जोर से हाथ मारा और चिल्लाए कि यह बदतमीजी की भी कोई हद होती है। मैंने कहा कि यही मेरी औकात है और मैं ये सब बिल्कुल नहीं करने वाला। मैं मुड़कर अपने कमरे की तरफ जाने लगा, तभी पीछे से शियाओ शियाओ जोर से चिल्लाई। वो बोली कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वो सारे मार्क्स मेरे थे और मेरे बिना तुम्हारी कोई औकात नहीं है। मैंने पलट कर बोला कि शियाओ शियाओ कान खोलकर सुन लो, वो सारे मार्क्स मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं और उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। मैंने कहा कि तूने आज तक सिर्फ मेरे नंबर चुराए हैं और ये तेरी कोई टैलेंट नहीं है, बल्कि तू सिर्फ एक पैरासाइट है। शियाओ शियाओ के पास मेरी बात का कोई जवाब नहीं था और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, पर वो रो नहीं रही थी बल्कि जल रही थी। मम्मी तुरंत उसके बचाव में आई और मेरी तरफ उंगली उठाते हुए चिल्लाने लगी। मम्मी बोली कि तुमने अपनी बहन को इतना रुला दिया है, क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं बची है। मेरा उनसे बहस करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए मैं अपने कमरे में गया और अंदर से कुंडी लगा ली। बाहर से दरवाजा पीटने की आवाजें आने लगी, साथ में पापा की गालियां और मम्मी का रोना धोना भी शुरू हो गया। शियाओ शियाओ भी पागलों की तरह चिल्ला रही थी और पूरे घर का माहौल किसी मछली बाजार जैसा हो गया था। मैं दरवाजे के सहारे टिक कर बैठ गया और आंखें बंद करके उनके इस ड्रामे को सुनने लगा। मेरे अंदर एकदम शांति थी क्योंकि मुझे पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली खेल तो अभी बाकी है। मुझे यकीन था कि वो लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे और मुझे भी उनके अगले मूव का इंतजार था। उस रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई और मैं बस छत को घूरता रहा और बाहर की आवाजों पर फोकस रखा। रात के 2 बजे मुझे दरवाजे के बाहर से कुछ फुसफुसाने की आवाज आई जो मेरे मम्मी पापा की थी। मम्मी बहुत धीरे धीरे बोल रही थी पर मैं फिर भी साफ सुन सकता था। वो पापा से कह रही थी कि जब ये सो जाएगा तो हम इसके कमरे से इसकी आईडी और एडमिशन लेटर निकाल लेंगे। वो बोली कि देखते हैं फिर ये कॉलेज कैसे जाता है, अभी इसके कमरे की लाइट बंद है तो शायद सो गया होगा। मम्मी ने कहा कि आज रात ही काम तमाम कर देते हैं वरना बाद में कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उनके कदमों की आवाज दरवाजे के पास आने लगी और मेरी धड़कन तेज हो गई, पर मैं लेटा रहा। मैंने खुद को ऐसे शो किया जैसे मैं गहरी नींद में सो रहा हूं और तभी दरवाजे का हैंडल धीरे से घूमा। मैं खुश था कि मैंने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया था और बाहर से मम्मी के गालियां देने की आवाज आई। वो धीरे से बोली कि इस कमीने ने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया है, चलो कल देखते हैं, वैसे भी ये भागकर कहां जाएगा। उनके कदमों की आवाज दूर जाने लगी और मैंने अंधेरे में अपनी आंखें खोली और स्माइल करने लगा। मेरा शक बिल्कुल सही था, वो लोग मुझे किसी भी कीमत पर यहां से जाने नहीं देना चाहते थे। जब मैं इस घर में आया था तभी मैं उनके जाल में फंस चुका था, पर उन्हें ये नहीं पता था कि मैं भी पूरी तैयारी के साथ आया हूं और इस गेम में कौन जीतेगा ये तो वक्त ही बताएगा। अगली सुबह मैंने दरवाजे का हैंडल घुमाया तो पता चला कि वो बाहर से लॉक था और मेरा दिल एकदम से बैठ गया। मैं खिड़की के पास गया और देखा कि वहां लोहे की ग्रिल वेल्डिंग से चिपकाई गई थी, इसलिए वहां से निकलना इम्पॉसिबल था। मेरे फोन में सिग्नल आ रहे थे पर उन्होंने घर का वाईफाई बंद कर दिया था। मैंने अपने मोबाइल डेटा से अपने रूममेट्स को मैसेज किया और उन्हें बताया कि मैं ठीक हूं पर सिचुएशन खराब है। मैंने उन्हें मैसेज किया कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए रेडी रहना। सुबह 10 बजे दरवाजा खुला और मम्मी एक कटोरी में दलिया लेकर आई और उनके चेहरे पर एक बहुत ही क्रीपी स्माइल थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि भूख लगी होगी ना, कुछ खा लो और क्या तुमने अच्छे से सोच लिया है। मैंने वो कटोरी नहीं ली और मम्मी ने उसे टेबल पर रख दिया और एक गहरी सांस ली। वो मुझे धमकी देते हुए बोली कि बेटा मेरी बात मान लो, समझदारी इसी में है कि तुम जो सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट कर लो। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा टॉप कॉलेज में एडमिशन हो भी गया तो क्या हुआ, तुम्हारी फीस और खर्चे कौन उठाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें एक भी पैसा देंगे, तुम कॉलेज में भूखे मर जाओगे और फिर वापस यहीं आओगे। मम्मी बोली कि वैसे भी तुम्हारा वो एडमिशन लेटर तुम्हारे पास बचेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर तुम एक अच्छे बच्चे की तरह घर पे रहकर 1 साल तैयारी करोगे तो हम तुम्हारा पूरा सपोर्ट करेंगे, और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो उन्होंने अपना सेंटेंस अधूरा छोड़ दिया। पर उनका मतलब मुझे साफ समझ आ गया था। मैं चुपचाप खड़ा रहा और जब वो चली गई तो मैंने देखा कि दरवाजा बाहर से फिर लॉक हो गया था। उस पल से मैं ऑफिशियली उस घर में एक कैदी बन चुका था। पहले दिन तो मैं एकदम रिलैक्स रहा, पर दूसरे दिन से मुझे थोड़ी टेंशन होने लगी। मुझे किसी बात का डर नहीं था, बस मुझे ये टेंशन थी कि टाइम निकलता जा रहा है और कॉलेज स्टार्ट होने वाला है। मुझे किसी भी तरह से वहां से बाहर निकलना था, इसलिए तीसरे दिन मैंने वहां से भागने का रिस्क लेने का सोचा। रात के 2 बजे सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे और मैं चुपके से अपने बिस्तर से उठा। मैंने नेल कटर के पीछे वाले हिस्से से दरवाजे का लॉक खोलने की कोशिश की। ये एक पुराने टाइप का लॉक था जिसे खोलना ज्यादा मुश्किल नहीं था और 10 मिनट बाद मुझे लॉक खुलने की आवाज आई। दरवाजा खुला और मैंने अपनी सांस रोक ली और एक एक कदम बाहर की तरफ बढ़ाने लगा। लिविंग रूम में एकदम अंधेरा था और मैं दीवार के सहारे सहारे मेन दरवाजे की तरफ जाने लगा और मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। फ्लोर के वुडन बोर्ड्स पर चलने से हल्की हल्की आवाज आ रही थी और हर आवाज पर मैं रुक कर चेक करता था। जैसे ही मैं मेन दरवाजे के हैंडल को पकड़ने वाला था तभी घर की सारी लाइट्स ऑन हो गई और मैं वहीं जम गया। पापा हॉल के एंड में खड़े थे और उनके हाथ में एक
लकड़ी का डंडा था और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। ये साफ था कि वो मेरे भागने का ही वेट कर रहे थे और मैंने बिना कोई सफाई दिए वापस अपने कमरे की तरफ भागना शुरू किया। पर वो बहुत फास्ट थे और उन्होंने मुझे पकड़ लिया और तभी मम्मी और शियाओ शियाओ भी बाहर आ गईं। वो दोनों बस वहां खड़ी होकर तमाशा देख रही थीं और किसी ने पापा को रोकने की कोशिश नहीं की। पापा ने मुझे बहुत बुरी तरह पीटा और जब वो थक गए तो जोर जोर से सांस लेते हुए बोले। उन्होंने कहा कि कान खोलकर सुन ले लिंतियान, तू इस घर से तब तक बाहर नहीं जा सकता जब तक तू दोबारा एग्जाम देने के लिए हाँ नहीं बोलता। मैं फ्लोर पर पड़ा हुआ कांप रहा था, पर डर से नहीं बल्कि गुस्से से। मेरे 18 साल का गुस्सा आज बाहर निकलने वाला था, पर मैंने खुद को कंट्रोल किया क्योंकि अभी सही टाइम नहीं आया था। मेरे पास अभी पक्के सबूत नहीं थे और मेरा बैकअप प्लान भी पूरी तरह से रेडी नहीं था। उन्होंने मुझे घसीटकर वापस मेरे कमरे में फेंक दिया और बाहर से एक नया और बड़ा ताला लगा दिया। ये ताला ऐसा था जिसे मैं किसी भी चीज से अंदर से नहीं खोल सकता था। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था और मेरी पीठ में बहुत तेज दर्द हो रहा था, पर उस दर्द से मुझे और ज्यादा फोकस मिल रहा था। अगले 2 दिन तक मैंने एक अच्छे बच्चे की तरह बिहेव किया और भागने की कोई कोशिश नहीं की। मैं टाइम पे खाना खाता और टाइम पे सो जाता ताकि उन्हें लगे कि मैंने हार मान ली है। मम्मी पापा को लगा कि उनकी पिटाई से मैं सुधर गया हूं, इसलिए उन्होंने मुझ पर थोड़ी नजर कम कर दी, पर दरवाजा अभी भी लॉक था। इन 2 दिनों में मैंने उनकी रूटीन को अच्छे से नोट कर लिया कि कौन कब सोता है और कब उठता है। मैं बस सही टाइम का वेट कर रहा था और चौथे दिन रात को फाइनली वो मोमेंट आ गया। रात के 2:07 पर मुझे ताले की आवाज आई और कोई धीरे धीरे लॉक खोल रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली और नॉर्मल सांस लेने लगा ताकि उन्हें लगे कि मैं सो रहा हूं, पर मेरा दिमाग एकदम अलर्ट था। दरवाजा खुला और 2 लोग बहुत धीरे धीरे अंदर आए, जैसे उन्हें डर हो कि कहीं मैं उठ ना जाऊं। उनकी सांसों की आवाज से मुझे पता चल गया कि वो मम्मी और पापा हैं। वो सीधा मेरी स्टडी टेबल के पास गए और मेरे सामान में कुछ ढूंढने लगे और मेरी हार्ट बीट फिर से फास्ट हो गई। मुझे पता था कि वो मेरी आईडी और मेरा कॉलेज का एडमिशन लेटर ढूंढ रहे हैं। ये दोनों चीजें मेरी इस जेल से बाहर निकलने की चाबी थी और उनके लिए मुझे कंट्रोल करने का हथियार। वो कुछ मिनटों तक मेरा सामान चेक करते रहे और फिर मम्मी ने बहुत धीरे से पापा को बोला। मम्मी बोली कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा, पता नहीं इसने कहां छुपा दिया है, तुम ढूंढते रहो। उन्होंने कहा कि ये चीजें इसी कमरे में होंगी क्योंकि ये घर से बाहर तो गया ही नहीं है। उन्होंने मेरी टेबल की सारी दराजें चेक की, बुक शेल्फ छाना और मेरे बैग के साथ साथ मेरे कपड़ों की जेबें भी चेक की। मुझे लगा कि कोई मेरे बिस्तर के पास आकर खड़ा हो गया है। शायद वो सोच रहे थे कि तकिए के नीचे चेक करूं या नहीं। पापा ने फुसफुसाकर पूछा कि मिला क्या, तो मम्मी बोली कि चुप रहो, कहीं ये उठ ना जाए। तभी शियाओ शियाओ बहुत फ्रस्ट्रेट होकर अंदर आई और उसके चलने की आवाज काफी तेज थी, जिसे मेरी नींद की कोई परवाह नहीं थी। मुझे फील हुआ कि वो मेरे बिस्तर के पास खड़ी होकर मुझे बहुत ही चालाकी और नफरत भरी नजरों से घूर रही है। उसकी सांसें मुझे अपने चेहरे पर फील हो रही थीं और फिर वो बहुत ही क्रीपी आवाज में बोली। वो बोली कि एक्टिंग करना बंद कर, मुझे पता है कि तू जाग रहा है। शियाओ शियाओ ने टाइम वेस्ट नहीं किया और खुद ही पागलों की तरह मेरा सामान ढूंढने लगी। वो मम्मी पापा से ज्यादा रफ तरीके से चीजें फेंक रही थी और उसने बुक्स को जमीन पर गिरा दिया। उसने दराजें पूरी तरह से बाहर निकाल ली और मेरी आईडी को मैंने अपने तकिए के कवर के अंदर छुपाया हुआ था और मेरा एडमिशन लेटर मैंने अपने सूटकेस की लाइनिंग के अंदर सिल दिया था। मुझे लगा था कि वो उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, पर मैंने शियाओ शियाओ के पागलपन को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। उसने मेरा तकिया खींचा और उसे ऐसे टटोलने लगी जैसे कोई इल्लीगल चीज ढूंढ रही हो। जब उसका हाथ उस छुपी हुई पॉकेट पर पड़ा तो वो एकदम से रुक गई और फिर खुशी से चिल्लाई। वो बोली कि मिल गया और मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई, पर मैं हिला नहीं। फिर वो मेरे सूटकेस की तरफ भागी और सारा सामान बाहर फेंककर उसकी लाइनिंग फाड़ने लगी। कपड़े फटने की आवाज बहुत ही इरिटेटिंग थी और उसके नाखून लाइनिंग पर ऐसे लग रहे थे जैसे कोई जानवर खरोंच रहा हो। फाइनली उसे वो हार्ड पेपर मिल ही गया और अब मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। मैं अचानक से बिस्तर से उठा और अपने साइड वाला लैंप ऑन कर दिया। शियाओ शियाओ सूटकेस के पास खड़ी थी और उसके हाथ में मेरा एडमिशन लेटर वाला लिफाफा था। उसका चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे उसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। मैं उन तीनों को घूरने लगा और बहुत ही ठंडी आवाज में पूछा कि आधी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। वो तीनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर उन्होंने नाटक करना बंद कर दिया। पापा ने मेरी आईडी टेबल पर फेंकी और बहुत ही एटीट्यूड में बोलने लगे। वो बोले कि हम तुझसे अब सीधी बात करते हैं। शियाओ शियाओ ने हमें सब कुछ बता दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक तू उसके पास है उसके मार्क्स हमेशा अच्छे आएंगे और ये तुम दोनों का नसीब है, इसलिए इसे एक्सेप्ट कर ले। पापा बोले कि अगर तू 1 साल घर बैठकर पढ़ाई करेगा तो तेरा कोई नुकसान नहीं है, तू अगले साल भी क्लियर कर लेगा। उन्होंने कहा कि इससे शियाओ शियाओ को भी कॉलेज मिल जाएगा और हम दोनों का फायदा हो जाएगा। मैंने कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला और अपनी आईडी लेने के लिए आगे बढ़ा, पर पापा ने मुझे जोर से धक्का दे दिया। मैं 2 कदम पीछे होकर दीवार से टकराया और मेरी पीठ का दर्द फिर से शुरू हो गया। पापा मेरे पास आए और मुझे धमकी देते हुए बहुत ही गुस्से में बोले। वो बोले कि तुझे क्या लगता है तेरे पास कोई और ऑप्शन है, आज से तू कहीं नहीं जाने वाला। उन्होंने कहा कि बिना आईडी और एडमिशन लेटर के तू कॉलेज तो बिल्कुल नहीं जा सकता। पापा बोले कि तुझे घर पर ही बैठकर दोबारा एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी और अगले साल सब नॉर्मल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तू अपना कॉलेज जाना और हम अपना काम करेंगे, तेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने गुस्से को कंट्रोल किया क्योंकि अभी इनसे लड़ने का टाइम नहीं आया था। मुझे और सबूत चाहिए थे। मैंने पूछा कि तो आप लोग आज रात मेरा सामान छीनने आए थे। मम्मी ने एक ईविल स्माइल दी और अब वो बिल्कुल भी अपनी असलियत नहीं छुपा रही थी। मम्मी बोली कि सामान छीनना क्या होता है, हम तेरे मम्मी पापा हैं तो हम तेरा सामान रख ही सकते हैं ना। उन्होंने कहा कि तू अभी बच्चा है, आईडी जैसी जरूरी चीजें हम अपने पास सेफ रखेंगे। मैंने शियाओ शियाओ की तरफ देखा जो लिफाफे से मेरा एडमिशन लेटर निकाल रही थी और बहुत खुश लग रही थी। वो उस लेटर को ऐसे दिखा रही थी
की जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो, और फिर उसने एक ऐसा काम किया जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसने उस लेटर को पकड़ा और मेरी आंखों के सामने उसे बीच से फाड़ दिया। कागज फटने की वो आवाज बहुत तेज थी और मेरे दिल को चीरती हुई निकल गई। वो यहीं नहीं रुकी, उसने उस लेटर के और भी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उन्हें जमीन पर फेंक दिया। वो टुकड़े बर्फ की तरह जमीन पर गिर रहे थे और वो ये सब बहुत धीरे धीरे कर रही थी। ये मेरी नई जिंदगी की शुरुआत थी जिसे वो मेरे सामने खत्म कर रही थी। शियाओ शियाओ मेरी शक्ल देखकर पागलों की तरह हंसने लगी और बोली, वो बोली कि तेरा एडमिशन लेटर तो फट गया, अब देखते हैं तू कॉलेज कैसे जाता है। उसने कहा कि लिन तियान, तू पूरी जिंदगी सिर्फ मेरा टूल बनकर ही रहेगा और मैं तुझे अपने साथ इसी कीचड़ में सड़ाऊंगी। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी और बाल बिखरे हुए थे। वो एकदम किसी चुड़ैल जैसी लग रही थी। वो चिल्लाई कि तू मुझसे बेटर कैसे हो सकता है, सब तेरी तारीफ क्यों करते हैं और तुझे टॉप कॉलेज कैसे मिल गया। उसने कहा कि वो सारे मार्क्स मेरे होने चाहिए थे और मैं यहाँ घर पर बैठकर सबकी बेइज्जती सुन रही हूँ। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि नफरत और जलन के थे। फिर उसकी आवाज अचानक से एकदम शांत हो गई, जैसे वो खुद से या मुझसे बात कर रही हो। उसने कहा कि तुझे पता है मैं कितना डरती थी। बचपन से मुझे पता था कि मेरे मार्क्स फेक हैं और मैंने तेरे मार्क्स चुराए हैं। उसका चेहरा बहुत डरावना लग रहा था और वो बोली कि हर एग्जाम से पहले मुझे लगता था कि अगर तूने एग्जाम नहीं दिया तो मेरी असलियत सबके सामने आ जाएगी। वो रोते हुए बोली कि मैं तुझसे नफरत करती हूँ क्योंकि तू मुझसे ज्यादा होशियार है और तुझे बिना कुछ किए सब मिल जाता है। उसने कहा कि मैं खुद से भी नफरत करती हूँ क्योंकि तेरे बिना मैं एकदम जीरो हूँ, इसलिए तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। वो बोली कि तुझे यहीं रहकर पूरी जिंदगी मेरी मदद करनी पड़ेगी, तभी मैं एक नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगी। मैं उसे देख रहा था, उस लड़की को जिसे मैंने 18 साल तक अपनी छोटी बहन माना था। पहली बार मुझे उस पर तरस आ रहा था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि मैं उसे माफ कर दूंगा या अपनी जिंदगी बर्बाद होने दूंगा। पापा और मम्मी पास खड़े होकर शियाओ शियाओ का ये पागलपन देख रहे थे, पर किसी ने उसे रोका नहीं बल्कि वो उसे सपोर्ट कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उसने बहुत अच्छा काम किया है और मैं ये सब देखकर सोच रहा था कि ये कितना घटिया मजाक है। ये मेरा परिवार है और ये मेरा खून का रिश्ता है जो मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। मैं नीचे झुका और कांपते हुए हाथों से उन टुकड़ों को उठाने लगा और मेरे कंधे हिल रहे थे। उन्हें लगा कि मैं रो रहा हूं और टूट चुका हूं, तो मम्मी बहुत ही प्राउड होकर मुझ पर हंसने लगी। वो बोली कि अब रोने का कोई फायदा नहीं है, अगले साल दोबारा एग्जाम दे देना और इसे अपने लिए एक सबक समझ लेना। मैं कुछ नहीं बोला, बस उन टुकड़ों को उठाता रहा और शियाओ शियाओ मेरी हालत देखकर और जोर से हंसने लगी। वो बोली कि रो और रो, तू इसी लायक है और तेरा नसीब यही है। मैंने अपना सिर उठाया और उसकी तरफ देखा तो वो एकदम से चुप हो गई क्योंकि मेरी आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि एक बहुत ही डरावनी स्माइल थी। वो मेरी स्माइल देखकर डर गई और पीछे हटकर पूछने लगी कि तू हंस क्यों रहा है। मैं धीरे से खड़ा हुआ और बहुत ही शांत आवाज में बोला कि कुछ नहीं, बस तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। मैंने कहा कि अगर तुम्हें फ्यूचर में कुछ काम ना मिले तो तुम पक्का एक अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हो। मैंने और कुछ नहीं बोला और एकदम टूट जाने का नाटक करते हुए बिस्तर पर गिर पड़ा और छत को घूरने लगा। शियाओ शियाओ ने मुझे ऐसे देखा तो उसका डर खत्म हो गया और वो विनर वाली फीलिंग के साथ बोली कि अब पता चला डर क्या होता है। पापा ने अजीब सी आवाज निकाली और मेरी आईडी अपनी जेब में रख ली और बोले कि चलो अब सब सो जाओ। उन्होंने कहा कि आज से ये लड़का कहीं नहीं जाने वाला और वो तीनों वहां से चले गए। वो तीनों ऐसे बाहर निकले जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा मिशन कंप्लीट कर लिया हो। जाने से पहले मम्मी ने दरवाजा फिर से बाहर से लॉक कर दिया और लॉक की आवाज मेरे दिल पर किसी हथौड़े जैसी लगी। मैं फिर से लॉक हो चुका था और कमरे में एकदम अंधेरा था, पर मैं बिस्तर पर बैठा उनके कदमों की आवाज सुन रहा था। जब पूरा घर शांत हो गया तो मैं उठा और अपनी बुक शेल्फ के पास गया। मैंने उस कबाड़ में से अपना सीक्रेट फोन निकाला जिसकी स्क्रीन अभी भी चालू थी। उन्हें लगा था कि उन्होंने पूरा कमरा छान मारा है, पर वो इस डस्टबिन वाले एरिया को चेक करना भूल गए थे। वीडियो में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। शियाओ शियाओ का एडमिशन लेटर फाड़ना, मम्मी पापा का तमाशा देखना और मुझे ब्लैकमेल करना। उन लोगों ने खुद अपने मुंह से अपना सारा प्लान एक्सेप्ट किया था और वो सब इस फोन में था। मैंने उस वीडियो को क्लाउड पर अपलोड किया और उसकी कई सारी कॉपी बना ली ताकि कोई चांस मिस ना हो। फिर मैंने उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप एडिट करके इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। यही वो परिवार था जिसने मुझे पैदा किया था और जिससे मैं हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना चाहता था। वीडियो अपलोड करने बाद मैंने सीधा पुलिस को कॉल किया और कहा कि मेरे घर वालों ने मुझे बंदी बना रखा है। पुलिस ऑपरेटर ने मुझसे मेरा एड्रेस और सिचुएशन पूछी तो मैंने उन्हें सब कुछ एकदम सही सही बता दिया। उन्होंने कहा कि वो तुरंत पुलिस भेज रहे हैं और मुझे वेट करने के लिए बोला। कॉल कट करने के बाद मैंने फोन को साइलेंट किया और उसे वापस छुपाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। मेरी हार्ट बीट बहुत तेज थी, पर बाहर से मुझे एकदम नॉर्मल दिखना था। मुझे नहीं पता था कि पुलिस को आने में कितना टाइम लगेगा और उससे पहले क्या होने वाला था, पर मुझे इतना पता था कि आज की रात निकलने के बाद सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा। टाइम धीरे धीरे निकल रहा था और बाहर हल्की हल्की रोशनी होने लगी थी, पर मेरी आंखें अभी भी छत पर टिकी थीं। मैं घर की हर छोटी सी छोटी आवाज को बहुत ध्यान से सुन रहा था और सुबह के 4:23 पर मुझे कदमों की आवाज आई। ये शियाओ शियाओ के कदमों की आवाज थी जो बहुत धीरे धीरे चल रही थी, पर शांति में एकदम क्लियर सुनाई दे रही थी। वो मेरे कमरे के दरवाजे के पास आकर रुक गई और मैंने अपनी सांस रोक ली। तभी लॉक खुलने की आवाज आई। वो फिर से अंदर आ गई थी और मैंने सोने का नाटक किया, पर मेरे दिल की धड़कन बहुत फास्ट थी। वो मेरे बिस्तर के पास आकर खड़ी हो गई और मुझे फील हो रहा था कि वो मुझे घूर रही है। फिर वो पूरे कमरे में किसी जंगली जानवर की तरह धीरे धीरे घूमने लगी। मुझे नहीं पता था कि वो क्या ढूंढ रही है, पर मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था। और फिर वो शेल्फ के पास जाकर रुक गई। मेरा दिल बैठ गया जब उसने कबाड़ में कुछ ढूंढना शुरू किया और मैंने अपनी बेडशीट को कसकर पकड़ लिया। मैं सोच रहा था कि अगर उसे मेरा फोन मिल गया तो मैं क्या करूंगा। अचानक से वो
आवाज बंद हो गई और पूरे कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। मुझे अपनी धड़कन साफ सुनाई दे रही थी और तभी वो बोली कि ये क्या है। मुझे समझ आ गया कि उसे फोन मिल गया है और सब कुछ खत्म हो गया। मैंने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठा तो देखा कि उसके हाथ में मेरा फोन था और उसमें रेड डॉट ब्लिंक कर रहा था। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन कंफ्यूजन से डर में और फिर डर से बहुत ही डरावने गुस्से में बदल गया। वो चिल्लाई कि लिन तियान, तू हमारी सीक्रेट रिकॉर्डिंग कर रहा था, और वो किसी पागल कुत्ते की तरह मुझ पर झपटी। मैं पीछे नहीं हट पाया और उसके नाखूनों ने मेरे चेहरे को छील दिया, जिससे मुझे बहुत तेज जलन हुई। मैंने उसके हाथ पकड़े और हम दोनों जमीन पर गिर गए और आपस में लड़ने लगे। वो एक लड़की थी, पर उस टाइम उसमें किसी भूत की तरह ताकत आ गई थी। हमारी लड़ाई में बेड साइड टेबल गिर गया और टेबल लैंप टूटकर बिखर गया, जिससे बहुत तेज आवाज हुई। इतनी आवाज सुनकर मम्मी पापा जाग गए और पापा तुरंत कमरे में आए। उन्होंने देखते ही मुझे धक्का दे दिया और चिल्लाए कि तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन को मारने की। मैं अपना सिर पकड़कर हांफते हुए बोला कि मैंने उसे नहीं मारा, उसने मुझ पर अटैक किया है। शियाओ शियाओ तब तक उठ चुकी थी और मेरा फोन अभी भी उसके हाथ में था। वो भागकर पापा के पीछे छुप गई और बोली कि पापा, ये हमारी वीडियो बना रहा था, उसने हमारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। और ये सुनते ही पापा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उन्होंने फोन छीना और स्क्रीन देखकर उनके माथे की नसें फूलने लगीं और वो गुस्से से पागल हो गए। वो चिल्लाए कि लिन तियान, तू बहुत चालाक बन रहा है, और उन्होंने फोन को जोर से जमीन पर दे मारा। फोन की स्क्रीन टूट गई, पर वो तब तक उस पर पैर मारते रहे जब तक फोन पूरी तरह से चूर चूर नहीं हो गया। मैं उस टूटे हुए फोन को देख रहा था, पर मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वीडियो बहुत पहले ही अपलोड हो चुकी थी। ये फोन तो बस एक डब्बा था, पर मैंने उन्हें दिखाने के लिए ऐसे एक्टिंग की जैसे मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो गई हों। मम्मी भी भागकर आईं और सिचुएशन देखकर उनका चेहरा भी सफेद हो गया। पापा बोले कि लिन तियान, आज जो तूने किया है ना, उसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तू यहीं पड़ा रह, अब तू कहीं नहीं जाने वाला, और अगर तूने कुछ भी ऑनलाइन पोस्ट किया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो मुझे गालियां देते हुए बाहर चले गए और मम्मी से बोले कि इस पर नजर रखना। मम्मी बोली कि बेटा, तूने मुझे बहुत निराश किया है, हम जो भी कर रहे हैं इस परिवार के लिए ही तो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तू समझता क्यों नहीं है, अब चुपचाप अपनी गलती मान ले, और वो भी बाहर चली गई। दरवाजा फिर से बाहर से लॉक हो गया और इस बार उन्होंने दरवाजे के आगे कोई भारी चीज भी रख दी। मुझे कुर्सी खिसकाने की आवाज आई और अब मैं कमरे में बिल्कुल अकेला था और सब कुछ बिखरा हुआ था। मैं दीवार के सहारे बैठ गया और अपने सूजे हुए चेहरे को छूते हुए स्माइल करने लगा। उन्हें नहीं पता था कि पुलिस रास्ते में है और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुकी है। उन्हें लग रहा था कि एक फोन तोड़ने से सब खत्म हो जाएगा, पर असली तूफान तो अब आने वाला था। टाइम बीतता जा रहा था और बाहर काफी उजाला हो चुका था। करीब सुबह के 6 बज रहे थे जब पापा का फोन बजा। उसके बाद उनकी घबराई हुई आवाज आई कि कौन सी वीडियो और किसने अपलोड की है। इसके बाद मम्मी की जोर से चिल्लाने की आवाज आई और शियाओ शियाओ के जोर जोर से रोने की आवाज। पूरे घर में एकदम से भगदड़ मच गई और मैं समझ गया कि वीडियो ने अपना काम कर दिया है। मुझे नहीं पता कितना टाइम बीता, शायद 1 घंटा, और फिर दरवाजे पर बहुत जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। कोई जोर से बोल रहा था कि दरवाजा खोलो, पुलिस आई है। पापा घबराकर बोले कि ये पुलिस किसने बुलाई है, और मम्मी बोली कि अब हम क्या करेंगे। पापा ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, इस लड़के को कहीं छुपा दो और कह दो कि घर पर कोई नहीं है। मैं अंदर से सब कुछ सुन रहा था और सोच रहा था कि मुझे कहां छुपाएंगे। पुलिस वाले ने बाहर से चिल्लाकर कहा कि अंदर जो भी है दरवाजा खोलो, वरना हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। फाइनली पापा को हार माननी पड़ी और मैंने दरवाजे खुलने की आवाज सुनी, जिसके बाद बहुत शोर शराबा होने लगा। मुझे क्लियर सुनाई नहीं दे रहा था, पर पापा पुलिस वालों को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ मिनटों के बाद मेरे कमरे के दरवाजे के आगे रखा भारी सामान हटा लिया गया और दरवाजा खुला। वहां यूनिफॉर्म में 2 पुलिस वाले खड़े थे और मुझे देखते ही वो चौंक गए। एक यंग पुलिस वाले ने अंदर आकर पूछा कि क्या तुम ही लिन तियान हो जिसने पुलिस को कॉल किया था। मैंने सिर हिलाकर हाँ बोला और उसने मेरे सूजे हुए चेहरे और खून को देखा। उसने पूरे बिखरे हुए कमरे को देखकर बहुत ही सीरियस आवाज में पूछा कि ये तुम्हें किसने मारा है। पापा तुरंत बोले कि अरे ऑफिसर, ये तो हमारे घर का मैटर है, मैंने अपने बेटे को पीटा है, तो इसमें क्या बड़ी बात है। जो सीनियर पुलिस वाला था उसने पापा को घूरते हुए बोला कि किसी को किडनैप करके मारना पीटना घर का मैटर होता है क्या। उसने कहा कि हमें कॉल आया था कि किसी लड़के को उसके ही घर वालों ने बंदी बना रखा है और हमें वो वीडियो भी मिल गई है। उसने कहा कि आप खुद वीडियो देख लीजिए और फिर बताइए कि ये कोई घर का मैटर है क्या। उस वीडियो में शियाओ शियाओ मेरा एडमिशन लेटर फाड़ रही थी और मम्मी पापा मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, जिसे देखकर पापा का चेहरा सफेद पड़ गया। मम्मी के तो पैरों से जमीन खिसक गई और वो नीचे गिरने वाली थी और शियाओ शियाओ कोने में किसी कीड़े की तरह सिकुड़ कर बैठी थी। पुलिस वाले ने कहा कि कल सुबह आप सबको स्टेटमेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। मैंने हाँ बोला और जमीन पर पड़े टूटे हुए सामान के ऊपर से पैर रखते हुए बाहर आ गया। जब मैं पापा के पास से गुजर रहा था तो उन्होंने मुझे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, पर पुलिस वाले ने उन्हें झटक दिया। पुलिस वाले ने कहा कि आप पर किडनैपिंग और मारपीट का केस बन सकता है, इसलिए अपनी हद में रहें। पापा का चेहरा ऐसा हो गया था जैसे किसी ने उनके मुंह पर कीचड़ मार दिया हो और वो डर के मारे कांप रहे थे। मैंने उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा और सीधा दरवाजे से बाहर आ गया। तभी पीछे से मम्मी के रोने की आवाज आई। मम्मी चिल्लाई कि बेटा, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, हम तुम्हारे मम्मी पापा हैं। उन्होंने कहा कि तुमने जो किया है उसके बाद हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। मैं रुका और पलटा और बोला कि आप लोगों ने मुझे कभी इंसान समझा ही नहीं और अब आपको भी वही फील होने वाला है। शियाओ शियाओ चिल्लाई कि लिन तियान, तुझे इस बात का पछतावा होगा और मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, तू वेट कर। मैंने उसके डरावने चेहरे को देखा और एकदम शांत आवाज में बोला कि लिन शियाओ शियाओ, आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। इसके बाद मैं पलटा और सीधा पुलिस की गाड़ी में बैठ गया और मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोपहर तक पुलिस स्टेशन का सारा काम और
और स्टेटमेंट वगैरह खत्म हो गया था। पुलिस ने कहा कि मेरे वीडियो प्रूफ और मेडिकल रिपोर्ट के बेस पर मेरे पापा पर केस चलेगा और शियाओ शियाओ ने जो मेरा एडमिशन लेटर फाड़ा है उसके लिए उस पर भी लीगल एक्शन लिया जाएगा। मैंने पुलिस वालों से पूछा कि मेरे एडमिशन लेटर का क्या होगा, क्या मुझे नया मिल सकता है। पुलिस वालों ने कहा कि वो यूनिवर्सिटी वालों से बात करेंगे और मुझे नया सर्टिफिकेट दिलवाएंगे। मैंने पुलिस की बात सुनकर आराम से अपना सिर हिलाया और उन्हें थैंक यू बोला। इस सब के बाद मेरे दिमाग से एक बहुत बड़ा बोझ उतर चुका था और मैं रिलैक्स था। मेरा 18 साल का टॉर्चर खत्म हो चुका था और एक नई जिंदगी मेरा इंतजार कर रही थी। अब मैं फाइनली उन टॉक्सिक लोगों से हमेशा के लिए दूर और एकदम आजाद हो चुका था। जब मैं पुलिस स्टेशन से बाहर निकला तो बाहर की तेज धूप सीधा मेरी आंखों पर पड़ी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।